ये आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 4.1 का 2 का पहला नंबर, जिसमें क्या बोल रहा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर दिया हुआ है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। चलिए एक आयत बनाइए। ये हो गया आयत, समझिए ये आयताकार हमारा क्या हो गया, भूखंड हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। इसको ए बी सी और डी, ये हो गया हमारा आयताकार भूखंड और इसका क्या है, 528 मीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। अब क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। उसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई का उसका चौड़ाई जो है, जैसे ये चौड़ाई हो गया उसका, ठीक। और उसका लंबाई क्या है, चौड़ाई के 2 गुने, मतलब जितना चौड़ा है उससे 2 गुना उसका लंबा है और उससे एक अधिक है, ठीक। तो हमको क्या करना है, उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। दोनों में से कुछ नहीं दिया तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मानेंगे। माना। चौड़ाई बराबर क्या दिया हुआ है हमारे पास, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है तो चौड़ाई बराबर हमारे पास है एक्स, ठीक। और लंबाई बराबर क्या हो गया, तो लंबाई देखिए क्या बोल रहा है, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई का 2 गुना, तो 2 गुना तो 2x प्लस एक अधिक है तो +1। ये हो गया हमारे पास लंबाई। तो चौड़ाई लंबाई हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, देखिए भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम लोग, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार और भूखंड का क्षेत्रफल लिख लीजिए। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528, ये दिया हुआ है हमारे पास मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल। और आयत का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 528 है, ठीक ना। तो लंबाई, लंबाई बराबर हमारे पास क्या है, 2x और +1, ये हो गया लंबाई। और चौड़ाई बराबर हमारे पास क्या है, चौड़ाई है हमारे पास x, तो ये हो गया हमारा x बराबर 528, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, x से यदि इसको गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 528। अब देखिए 528 बराबर की इस साइड है, इसको इस साइड लाते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 528 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण का क्या होता है, अधिकतम घात 2 होता है, तो जिसका अधिकतम घात 2 होगा वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, ठीक। ये हो गया हमारे पास द्विघात समीकरण। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। जैसे 1 हो गया, 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमागत, ठीक ना। तो धनात्मक पूर्णांक हम लोग को निकालना है, तो इसका क्या बोल रहा है, पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक ना। अब देखिए दो धनात्मक पूर्णांक नहीं मालूम है हम लोग को, तो हम लोग मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, माना। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, दो धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर हम लोग मान लेते हैं, पहला धनात्मक और पूर्णांक क्या मान लेंगे हम लोग, पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर, बताइए। पहला धनात्मक पूर्णांक नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान लेंगे x। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर, देखिए जैसे 1 था तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं एक, तो इसी तरह एक इसमें भी बढ़ जाएंगे तो x+1, एक इसमें बढ़ गए तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या बोल रहा है, प्रश्न से। देखिए प्रश्न से हमारे पास क्या बोल रहा है, लिख लेंगे प्रश्न से। क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हमारा पहला और दूसरा धनात्मक पूर्णांक जो उसका गुणनफल हमारे पास दिया हुआ है 306 है, उसको लिख लीजिए। तो x और x+1, ये हो गया हमारे पास, इसका गुणनफल कितना है हमारे पास, 306 है। अब x से गुना कीजिए, x का x से गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर 306। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इस साइड है, इसको इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बराबर के इस साइड प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 306 और बराबर का 0। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण आ गया आपका। ये 3 नंबर क्या बोल रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक। उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या बोल रहे हैं, रोहन की जो माँ है, ठीक, उसकी जो रोहन का जो आयु है उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ। तो उसका आयु का 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है, 3 वर्ष बाद, और पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले।
तो 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, यही बोल रहा है। ठीक, चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिख लेते हैं माना। हम लोग को पता नहीं है कि रोहन का आयु क्या है और उसकी माँ का आयु क्या है, तो हम लोग मान लेते हैं। तो क्या है हमारा रोहन का आयु, सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, रोहन का वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लीजिए इसको एक्स, रोहन की वर्तमान आयु बराबर एक्स। तो रोहन की माँ का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो देखिए रोहन से कितना बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो ठीक, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है रोहन से, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक्स प्लस 26। ये हो गया रोहन की माँ की आयु। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, तो लिख लीजिए अब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा रोहन का आयु, तो एक्स, 3 वर्ष पश्चात मतलब क्या, 3 वर्ष बाद, तो बढ़ जाएगा तो +3। और देखिए 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ का आयु क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 26 अब +3, एक्स प्लस 26 +3, ये हो गया रोहन की माँ का आयु। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बना दो। चलिए अब हम लिख लेते हैं प्रश्न से, प्रश्न से क्या बोल रहा है, 360 हो जाएगी। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो उसकी जो आयु है, रोहन का आयु और उसकी माँ का आयु 3 वर्ष पश्चात दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे x+3, ये किसका आयु हो गया, 3 वर्ष पश्चात रोहन का आयु, और उसकी माँ का आयु क्या है, x प्लस 26 +3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 26 और 3 29, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 29 बराबर कितना है हमारे पास, 360, दोनों का गुणनफल कितना है, 360। अब x से x का गुना कीजिए, x² प्लस x का 29 से हो जाएगा तो 29x प्लस x का 3 का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस 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 29 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29×3=87 बराबर 360, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 29x और 3x, जैसे लिख लीजिए x² प्लस 29x 3x, दोनों सेम बहुपद वाला है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 29 31 और 2 32x प्लस 87 बराबर 360, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये बराबर के इस साइड है, इसको पहले इस साइड लेते आते हैं, x² प्लस 32x प्लस 87, ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, 360 बराबर 0। अब देखिए 360 में 87 को घटा दीजिए, x² प्लस 32x बड़ा ये है तो इसका साइन, और देखिए 360 में 87 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 273। देखिए ये 10 में से 7 गया 3, इसमें बचा कितना 5, 5 में से 8, इससे ले लिया इधर, 15 में से 8 गया तो 7, और इसमें बचा 2 तो 2 आ गया हमारे पास, और 0। ठीक, x² प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका द्विघात समीकरण, यही हो गया आपका आंसर। नंबर क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, लेकिन जैसे ही वो 8 किलोमीटर, यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, ठीक, तो वह 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर देगा, उसकी चाल को कम कर देगा, तो वह उसी दूरी को तय करने में, जैसे 480 किलोमीटर वो चल रहा है समान चाल से, लेकिन जैसे ही उसकी स्पीड को हम लोग 8 किलोमीटर प्रति आवर की दर से कम कर दिए, तो वो क्या हो गया, उसी दूरी को मतलब 480 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे अधिक ले लेता है। मतलब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे क्या कर देता है, ज्यादा समय ले लेता है। तो हमें रेलगाड़ी का चाल ज्ञात करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, हमको तो पता नहीं है कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से वो चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना, क्या मानेंगे हम लोग, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर,
एक्स किलो मान लिया हम लोग कि एक्स किलोमीटर प्रति रफ्तार की गाड़ी से क्या कर रहा होगा, चल रहा होगा एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब हम लोग क्या करते हैं, कुल दूरी हमारे पास कितना दिया है, 480 किलोमीटर। लिख लीजिए, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। ये हमारे पास कुल दूरी, इतना ही दूरी वो उसको चलना है, ठीक ना। अब हम लोग देखिए हमारे पास क्या दिया है, दो समय दिया हुआ है। एक समय क्या करता है, वो समान चाल से चलता है, मतलब चाल में कोई परिवर्तन नहीं करता है। लेकिन दूसरा समय में क्या करता है, 8 किलोमीटर प्रति आवर की दर से वो कम कर लेता है, तो 3 घंटे अधिक ले लेता है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रश्न से लिख लेते हैं, से प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, T1। तो T1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है T1 हमारा, चाल बराबर हमारा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, समय बराबर हमारे पास हो गया दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी कितना हमारे पास 480, और चाल हमारा क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया T1। और T2 हमारे पास क्या बोल रहा है, 8 किलोमीटर कम हो जाती है, ठीक ना। तो T2 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, चाल हमारे पास, सॉरी कुल दूरी कितना है 480 किलोमीटर, और चाल हमारा क्या हो जाएगा x, और 8 किलोमीटर कम कर देता है, तो कम मतलब -8। ये हो गया हमारे पास क्या, T1 और T2 आ गया। अब हम लोग के पास क्या करता है, T1 को मान लीजिए समीकरण 1 और T2 को मान लीजिए समीकरण 2, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 3 घंटे क्या अधिक लेती है, अगर हम लोग T1 माइनस, सॉरी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर 3। ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, T2 हमारे पास क्या दिया भाई, 480 बटा x माइनस 8, और T1 हमारे पास क्या दिया भाई, 480 बटा x बराबर का 3, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 480 है, तो 480 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 480 कॉमन लेने के बाद क्या जाएगा, 1 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटा एक्स बराबर 3, ठीक। अब देखिए क्या आ जाएगा, 1 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटा एक्स बराबर 3, और इधर ही क्या आ जाएगा, इधर गुना में थे तो इधर आके भाग में 480। 3 से अगर 480 को हम लोग कटाएं तो कितने बार में, 3 से 3 एक बार में, और देखिए इसका 1 8 18 6 बार में, और 0 160 बार में। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 1 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटा एक्स बराबर 160 है हमारे पास। 1 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटा एक्स बराबर 1 बटा 160। तो चलिए ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एक्स माइनस 8 और एक्स माइनस 8 और एक्स इंटू में आ जाएगा, बराबर 1 बटा 160 है, तो एक्स बटा 60 पहले लिख लेते हैं। एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 1 बार में, और एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस माइनस का माइनस आ गया, एक्स माइनस 8, एक्स से एक्स कट गया तो एक्स माइनस 8 बचा, एक्स माइनस 8 8 से 1 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 8। देखिए जब भी माइनस रहता है तो हम लोग उसको क्या लिखना चाहिए, ब्रैकेट में लिखना चाहिए, इससे फंसिएगा नहीं। एक्स माइनस माइनस एक्स, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8 बटा एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 का एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8x बराबर 1 बाय 160। अब देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, हमारे पास क्या बच गया, 8 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटा 160। अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, मतलब इसका गुना इससे, इसका गुना इससे कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स से गुना हुआ है तो वही, अब 8 से गुना 160 को, 8 गुना 160, ये हो गया हमारे पास। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और 8 से 160 को गुना कीजिएगा तो 16 8 कितना होता है, 128, और एक 0। अब देखिए बराबर के इस साइड है तो इसको इस साइड लाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में 1280 बराबर 0। तो ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। तो 4.1 का 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। इससे क्या हो गया, हमारा 4.1 टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 4.2। चलिए तब तक के लिए गुड नाइट।